नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट पर पहाड़ समाचार लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। हल्द्वानी से बड़ी खबर है, दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। अवैध शराब के पैसे को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। तमंचा लहराने के साथ ही तलवार भी निकाली गई और अवैध शराब के कारोबार की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। गोविंदपुरा इलाके के भोटिया पड़ाव की ये घटना बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से तलवार निकाली गई है। दो पक्षों में यहां पर शराब के पैसे को लेकर हंगामा हुआ और उसके बाद तलवार से हमला करने की कोशिश की गई है। अवैध शराब के पैसे को लेकर बताया जा रहा है कि यहां पर मारपीट हुई थी और मारपीट के बाद बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि एक शख्स ने तलवार निकालकर सामने वाले पक्ष पर हमला करने की कोशिश की है। तमंचा लहराने के साथ ही तलवार निकाली गई है, जिसका वीडियो सामने आया है। अवैध शराब के कारोबार की फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। गोविंदपुरा इलाके की भोटिया पड़ाव क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। और अगली बड़ी खबर हरिद्वार से है। नकल माफियाओं पर एसआईटी का शिकंजा। माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। पेपर लीक के मामले के मुख्य आरोपी सहित 5 माफिया चिन्हित किए गए हैं। 5 आरोपियों की 75,60,000 की संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। चिन्हित संपत्ति में बरामद 41,50,000 की नकदी शामिल है। 34,12,000 कीमत के प्लॉट भी इसमें शामिल हैं और संपत्ति जब्तीकरण के लिए डीएम हरिद्वार को रिपोर्ट भी भेजी गई है। तो पेपर लीक के मामले में मुख्य आरोपी सहित 5 माफियाओं की प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है। 5 आरोपियों की करीब 75,60,000 की संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें नकदी भी है। 41,50,000 की नकदी भी इसमें शामिल है और एक प्लॉट भी शामिल है। अब जब्तीकरण के लिए डीएम को मामले की रिपोर्ट सौंपी गई है। जब्तीकरण के लिए डीएम हरिद्वार को रिपोर्ट भेजी गई है। जल्द इनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तो माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। मुख्य आरोपी सहित 5 माफियाओं की संपत्ति चिन्हित की गई है और यह संपत्ति करीब 75,60,000 की है, जिसमें 41 लाख की करीब नकदी भी बताई जा रही है और एक प्लॉट भी है। 34,12,000 कीमत के प्लॉट भी इसमें शामिल है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में संवाददाता तुषार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, नकल माफियाओं पर एसआईटी का शिकंजा धीरे धीरे कसता जा रहा है। कुछ प्रॉपर्टियां चिन्हित की गई हैं जिन्हें जब्त करने की कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल। पटवारी पेपर लीक मामला और साथ साथ जेईई पेपर लीक मामले में एक मुख्य आरोपी था संजीव चतुर्वेदी, जो अनुभाग अधिकारी था, सेक्शन अधिकारी लोक सेवा आयोग में ही काम कर रहा था। तो उसी ने जो ये पूरा पेपर लीक करवाया था, उसके बाद ही सब जगह ये बटा है। साथ में जो उनकी वाइफ थी रितु चतुर्वेदी, उनका नाम भी सामने आया है कि 5 लोगों पर ये अब गैंगस्टर की कार्रवाई हो सकती है। 14 जो कार्रवाई की बात की जाए तो धारा 14(1) के तहत इन पर गैंगस्टर एक्ट चलाकर इनकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं। पूरी संपत्ति की बात की जाए तो 75,60,000 की ये पूरी संपत्ति है, जिसमें से पहले से ही पुलिस ने करीब 40 लाख से अधिक इसे बरामद कर लिया है और बाकी जो 34 लाख की ये कीमत की फ्लैट इसमें शामिल है, प्लॉट शामिल है, उनको भी अब जब्त किया जा सकता है। फिलहाल जो रिपोर्ट है पुलिस प्रशासन ने जिलाधिकारी को सौंप दी है और इसके बाद ही बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए तुषार। तो नकल माफियाओं के खिलाफ एसआईटी का शिकंजा कसता जा रहा है। प्रॉपर्टियों को चिन्हित किया गया है जिन्हें जब्त किया जाएगा। बढ़ते आगे, रामनगर पहुंचे G20 के लिए 17 देशों के डेलीगेट्स। पंतनगर एयरपोर्ट पर प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया गया है। मेहमानों का छोलिया नृत्य से स्वागत किया गया है और रामनगर में राउंड टेबल कार्यक्रम की शुरुआत भी की जाएगी। तो बड़ी खबर है, रामनगर पहुंचे हैं G20 देशों के 17 देशों के डेलीगेट्स से। पंतनगर एयरपोर्ट पर प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया गया है, जिसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति की झलक भी दिखाई दी। मेहमानों का छोलिया नृत्य के साथ में स्वागत किया गया है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं और जल्द ही राउंड टेबल कार्यक्रम की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि उत्तराखंड में G20 की बैठक होना उत्तराखंड के लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। और रामनगर में आयोजित G20 की बैठक में सीएम धामी भी शामिल होने पहुंचे। इस दौरान सीएम का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रसिद्ध गर्जा देवी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना की और मुख्यमंत्री ने रामनगर में G20 की तैयारियों को लेकर राजकीय महाविद्यालय के बाहर दीवारों पर कलाकारों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स का भी निरीक्षण करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की।
रामनगर में G20 की तैयारियों का समीक्षा बैठक करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे, जहां पर कलाकारों के द्वारा दीवारों पर जो पेंटिंग्स बनाई गई थी उनका भी उन्होंने निरीक्षण किया, प्रसन्नता जाहिर की। और जब वो पहुंचे हुए थे रामनगर के दौरे पर, तब बीजेपी के कार्यकर्ताओं में उनका फूलों की वर्षा कर उनका स्वागत भी किया। उत्तराखंड के रामनगर में 28 से 30 मार्च तक चलने वाला G20 समिट आज से शुरू हो गया है। इसके लिए 17 देशों के 38 प्रतिनिधि उत्तराखंड पहुंच गए हैं। उत्तराखंड के रामनगर में आज से G20 शिखर सम्मेलन का आगाज हो चुका है। अभी कुछ ही देर पहले जो है उत्तराखंड में जो विदेशी मेहमान जो डेलीगेट्स हैं वो अभी यहाँ पहुंचे हैं। इसको लेके जो है लखनपुर चौक पर महिलाओं ने स्वागत किया। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, महिलाएं यहाँ पे एकत्रित हैं। जो है अभी डेलीगेट्स पहुंचे, आपने उनका स्वागत किया, तो किस तरीके का महसूस हो रहा है आपको? बहुत खुशी हो रही है। और मैं तो सबसे पहले हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते कि उन्होंने हमारे रामनगर को चुना। और क्योंकि G20 जो हमारे सम्मेलन होने जा रहा है उससे हमें बहुत फायदे होने वाले हैं और हमारा जो नाम है रामनगर का हमारे पूरे विश्व में जाएगा। हमें बहुत खुशी हो रही है। पंतनगर एयरपोर्ट पर मेहमानों का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान कलाकारों ने मेहमानों के स्वागत में छोड़िया नृत्य की प्रस्तुति दी। जिसके बाद उन्हें रामनगर के लिए रवाना किया गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रामनगर पहुंचे। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने रामनगर पहुंचकर कुछ प्रदर्शनी भी देखी। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य और गौरव की बात है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत को G20 की अध्यक्षता मिली है और उसके अनेकों कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर हो रहे हैं, उसमें से 3 बड़ी बैठकें उत्तराखंड के अंदर हो रही है और पहली बैठक रामनगर में हो रही है, जिसमें पूरी दुनिया के लोग चर्चा करेंगे और राउंड द टेबल जो PSC लेवल की बैठक है वो यहाँ पर हो रही है। इससे निश्चित रूप से हमारे प्रदेश को पूरी दुनिया के अंदर लोग जानेंगे और हमारी संस्कृति भी दुनिया के अंदर जाएगी। हमारे यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की मातृशक्ति के द्वारा किए हुए काम है, यहाँ का हमारा कॉर्बेट का जो एक अपना चित्रण है वह भी सबके सामने आएगा। मेहमानों को पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर पहुंचाने की विशेष व्यवस्था की गई है। टीम न्यूज स्टेट। और उत्तराखंड में होने वाली G20 समिट को लेकर किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, कहां पर यह बैठक होने वाली है और कब तक G20 की बैठक चलेगी, ग्राफिक्स के जरिए आपको सब कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। तो बैठक 30 मार्च तक चलेगी G20 की समिट, जिसमें तमाम विदेशी मेहमान पहुंचने शुरू हो गए। 70 विदेशी मेहमान, 30 भारतीय अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। वैज्ञानिक सलाहकारों की बैठक में भी कई मसलों पर चर्चा की जाएगी। काफी अहम यह बैठक मानी जा रही। विज्ञान प्रौद्योगिकी से संबंधित आप लोग भी इसमें बैठक में शामिल होंगे और बैठक में 13 देशों के वैज्ञानिक भी शामिल होंगे और समिट में कई वैश्विक संस्थाएं भी भाग लेंगी। कई सारे मसलों पर चर्चा होगी। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सहित तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। हरित विकास, जलवायु तकनीकी परिवर्तन पर भी इस बैठक में बारीकी से चर्चा की जाएगी, निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा आला अधिकारियों के साथ 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। सुरक्षा का भी बेहद खास ध्यान रखा जा रहा है G20 की बैठक को लेकर। रामनगर में आज से G20 समिट का आयोजन की शुरुआत हो गई है और G20 की सुरक्षा को लेकर सीएम धामी बोले हैं, बैठक की सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और सीएम धामी भी आज रामनगर में ही मौजूद रहे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रामनगर के दौरे पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने G20 की बैठक की तैयारियों की समीक्षा बैठक की और जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि बैठक की सुरक्षा
चाक चौबंद की गई है। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। सीएम धामी आज रामनगर पहुंचे हुए थे, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किस तरह से उनका स्वागत किया वो आप तस्वीरों में देख सकती हैं। G20 समिट को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, उसकी समीक्षा करने के लिए रामनगर पहुंचे हुए थे धामी। पुलिस को पूरी तरह से निर्देशित कर दिया गया है। हमारा पूरा होम डिपार्टमेंट, हमारा पूरा पुलिस मुख्यालय, हमारे सारी सी एजेंसियां उसको पूरी तरह से देख रही हैं और एक एक गतिविधि पर सब पर नजर है। सारा G20 का सम्मेलन अच्छा होगा और संपूर्ण व्यवस्थाएं प्रशासनिक रूप से, सुरक्षा की दृष्टि से, हर दृष्टि से वहां पर कर ली गई हैं। मैं भी कल से वहीं कैंप करूंगा। बढ़ते आगे, चारधाम यात्रा के लिए मुख्यमंत्री धामी ने बैठक की है। अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा पर समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने बड़ी राहत दी है। स्थानीय लोगों के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। मांग की जा रही थी तीर्थ पुरोहितों की तरफ से लगातार, और पंजीकरण से स्थानीय लोगों में को छूट दी गई है। तीर्थ यात्रियों को दर्शन से वंचित नहीं रखा जाएगा, सीएम धामी की तरफ से ये कहा गया है। और पंजीकरण नहीं कराने वालों को भी दर्शन कराए जाएंगे। होटल्स, गेस्ट हाउस में बुकिंग वालों को दर्शन से नहीं रोका जाएगा। यात्रियों का ऑफलाइन पंजीकरण कराया जाएगा। आगामी चारधाम यात्रा के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों की बैठक भी ली। इस दौरान उन्होंने दिशा निर्देश दिए कि आगामी चारधाम यात्रा के लिए स्थानीय लोगों के पंजीकरण की अनिवार्यता को खत्म किया जाए। कहा कि देवभूमि उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं को उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में दर्शन करवाए जाएंगे। जिन श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए होटल्स एवं होम स्टे में बुकिंग करा ली है, उनकी दर्शन के लिए भी व्यवस्था की जाए। देखिए, चारधाम यात्रा में सबसे पहले तो जो स्थानीय स्तर पर लोग चारधाम यात्रा में जाते हैं, क्योंकि परंपरागत रूप से बहुत सारे लोग डोले लेकर धामों की ओर जाते हैं, अपने अपने गांव से जाते हैं, बड़े जत्थों में जाते हैं, तो उनके लिए हमने रजिस्ट्रेशन की बाध्यता समाप्त कर दी है। और जो होटल, रेस्टोरेंट और होम स्टे या कहीं पर भी गेस्ट हाउसों में जिनकी बुकिंग हो चुकी होगी, उन सबको चूंकि मतलब तत्काल रूप से वहीं पर उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और जो भी यात्रा करने आएंगे देश भर से, विदेशों से, सबको जो है भगवान के दर्शन करवाएंगे। देवभूमि से कोई खाली लौटकर नहीं जाएगा। जो भी आएंगे सब भगवान के दर्शन करेंगे। चारधाम यात्रा में अनिवार्य पंजीकरण से स्थानीय लोगों को छूट मिल गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया। सीएम धामी ने कहा, उत्तराखंड में अन्य राज्यों से यात्रा पर आने वाले किसी भी तीर्थयात्री को दर्शन से वंचित नहीं रखा जाएगा, चाहे उन्होंने पंजीकरण कराया हो या नहीं। साथ ही सीएम धामी ने कहा, जिन होटलों, गेस्ट हाउस, होम स्टे में बुकिंग हो रही है, उन यात्रियों को दर्शन से नहीं रोका जाएगा। उनका वहीं ऑफलाइन पंजीकरण कराया जाएगा। बता दें कि सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ हुई बातचीत में चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल और महासचिव डॉक्टर ब्रजेश सती ने ये 3 प्रमुख मुद्दे उठाए थे। जिसके बाद सीएम धामी ने बैठक में ये निर्णय लिया। देहरादून से किशोर रावत के साथ टीम न्यूज स्टे। और चारधाम यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारियां चली हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों के साथ जो आज बैठक की गई, उसमें किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं। यात्रियों के लिए जो तीर्थयात्री स्थानीय होंगे या फिर बाहर से जो पहुंचेंगे, उनको किस तरह की छूट दी जाएगी, वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो अधिकारियों के साथ आज चारधाम यात्रा पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की है। काफी बारीकी से अधिकारियों से बातचीत की है। सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत दी है, क्योंकि पंजीकरण को लेकर बड़ी राहत दी गई है। स्थानीय लोगों के लिए पंजीकरण की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है, क्योंकि बहुत मांग की जा रही थी तीर्थ पुरोहितों की तरफ से और स्थानीय तीर्थयात्रियों की तरफ से। अनिवार्य पंजीकरण के साथ तीर्थयात्रियों को दर्शन से वंचित नहीं रखा जाएगा। ये बड़ी राहत दी गई है तीर्थयात्रियों की, जिनका पंजीकरण किसी कारणवश नहीं हो पाता है या फिर वो अपना पंजीकरण कराना भूल गए हैं, तो उनका ऑफलाइन पंजीकरण कराया जाएगा। जहां पर भी वो रुके होंगे, चाहे फिर होटल्स हो या फिर होम स्टे हो, हर जगह पर उनका
पंजीकरण कराया जाएगा। तो अधिकारियों के साथ चारधाम यात्रा पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा की है। देहरादून से संवाददाता किशोर रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। किशोर, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिटेल में अधिकारियों के साथ में काफी देर तक चारधाम यात्रा को लेकर चर्चा की। क्या कुछ इस बैठक में रहा, साथ ही साथ एक बड़ी राहत आज उनकी तरफ से दी गई पंजीकरण को लेकर? देखिए अगर चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियों की बात करें तो लगातार हर स्तर पर तैयारियां चल रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री के स्तर पर हो या फिर जो जिन जिलों से ये यात्रा होती है, चाहे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, सभी जगहों पर यात्रा की तैयारी चल रही है। हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, यहाँ पर भी तैयारियां चल रही है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो लगातार महापंचायत, जो चारधाम महापंचायत के तीर्थ पुरोहित मांग कर रहे थे कि जो स्थानीय निवासी है, लोकल है, उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो अनिवार्य नहीं होना चाहिए। तो इस पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताते हुए इसको अनिवार्यता खत्म कर दी है। लेकिन ये जरूर कहा है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना बेहद जरूरी है। चाहे लोगों ने बुकिंग कर ली हो, उनका रजिस्ट्रेशन भी तत्काल कराया जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि जो भी यात्री यहां पर पहुंचेंगे उनको दर्शन कराए जाएंगे। बिना दर्शन के कोई भी यात्री उत्तराखंड से नहीं जाएगा, सभी को दर्शन होंगे। भले ही एक दिन की देरी हो, लेकिन उनको दर्शन जरूर कराए जाएंगे। इसके साथ ही यात्रा की अगर बात करें तो उसमें सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क, परिवहन, पर्यटन, सभी जो विभाग है लगातार तैयारी कर रहे हैं। 22 अप्रैल से गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुल जाएंगे, उसके 25 को केदारनाथ के और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। ऐसे में यात्रियों को लेकर अगर बात करें तो जो परिवहन विभाग है उसने पूरी तैयारी की हुई है। 20 अप्रैल से यात्रा की जो पहला जत्था रवाना होगा ऋषिकेश से, तो उसके बाद ये यात्रा ये मानी जाएगी कि यात्रा शुरू हो चुकी है और 22 से कपाट खुल जाएंगे। यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिए, चूंकि उत्तराखंड की आर्थिकी की बात करते हो 30% आर्थिकी उत्तराखंड की यात्रा पर निर्भर होती है, क्योंकि इसमें हर छोटे बड़े व्यवसायी, चाहे वो टैक्सी से लेकर बस वाले हो या फिर छोटे ढाबे वाले हो या फिर अन्य हो, घोड़ा खच्चर वाले हो, तीर्थ पुरोहित हो, सभी की इसमें कुछ न कुछ भागीदारी रहती है और उनकी ये उम्मीद रहती है कि यह यात्रा जो 6 महीने चलेगी उसमें उनकी जो रोजगार है वो चले। ऐसे में सभी यात्रा को लेकर तैयारियों पे जुटे हुए, चाहे वो सरकार का पक्ष हो या फिर व्यवसाय का पक्ष हो, स्थानीय लोग हो, इसके साथ तमाम जो बाहर से लोग भी आते हैं इसमें व्यापार करने, तो सभी को कम से कम ये उम्मीद है कि यात्रा अच्छी चलेगी। और यात्रा को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी की है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश किए हैं कि जो भी बचे हुए काम है उनको पूरा कर लिया जाए। अगर काम कुछ सरकार और प्रशासन की तरफ से जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। पिछली बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे और इस बार मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि उससे ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका किशोर बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते आगे, चारधाम यात्रा से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। चारधाम यात्रा को लेकर देना होगा शुल्क। वीआईपी दर्शन के लिए 300 रुपए शुल्क देना होगा। बद्रीनाथ केदारनाथ में मंदिर समिति की तरफ से ये निर्धारित किया गया है। चारधाम यात्रा के दौरान बद्रीनाथ और केदारनाथ में अब वीआईपी दर्शन के लिए श्रद्धालुओं को शुल्क अदा करना होगा और इसके लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने 300 रुपए शुल्क निर्धारित किए हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के दौरान खासकर बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में बड़ी संख्या में विशिष्ट और अति विशिष्ट लोग दर्शन के लिए पहुंचते हैं, जो वीआईपी लाइन में जाकर आसानी से दर्शन कर लेते हैं। तो बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी में जो विशिष्ट अति विशिष्ट महानुभाव और उनके रेफरेंस से, उनके संदर्भों से, उच्च संदर्भों से जो यहाँ पर हमारे यहाँ श्रद्धालु आएंगे उनको हम 300 रुपया एक शुल्क हमने उनके लिए निर्धारित किया हुआ है। श्रीनगर गढ़वाल बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट। श्रीनगर गढ़वाल सीसीटीवी से लैस होगा। 30 किलोमीटर के दायरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। यात्रा के दौरान उल्लंघन करने वालों पर भी पुलिस की पैनी नजर रहेगी। इसके अलावा ओवर स्पीडिंग करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव श्रीनगर गढ़वाल अब सीसीटीवी कैमरों से लैस होगा। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कीर्तिनगर से सिरोबगढ़ तक लगभग 30 किलोमीटर के दायरे में ये सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और श्रीनगर गढ़वाल पहुंची एसएसपी पौड़ी श्वेता चौबे ने ये जानकारी देते हुए बताया कि सुरक्षा के दृष्टिगत चारधाम यात्रा मार्ग पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसमें टेंडर प्रक्रिया चालू हो गई है और सुरक्षा के दृष्टिगत और ट्रैफिक व्यवस्था के दृष्टिगत एक अच्छा हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम जो है वो रहेगा। तो ये यात्रा शुरू होने के पहले प्रयास किया जाएगा कि ये हमारे जितने सीसीटीवी कैमरास हैं जो हमारी कीर्तिनगर पुल से लेकर सिरोबगढ़ तक जो लगाया जाना है वो मतलब यात्रा के पहले वो लग जाए।
और आगामी चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग ने भी युद्ध स्तर पर कार्य शुरू कर दिया है। आगामी चारधाम यात्रा को लेकर ऋषिकेश में ग्रीन कार्ड बनाने का काम चल रहा है, जिसके तहत पूरे कार्यालय को ही हरे रंग से कलर किया जा चुका है, ताकि तीर्थयात्रियों को किसी भी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही हरिद्वार, देहरादून और ऋषिकेश की भी जितनी भी परिवहन कंपनियां हैं, सभी से वार्तालाप का दौर जारी है। और इस बार चारधाम यात्रा में 11 एनफोर्समेंट की टीमें तैनात रहेंगी, जिसमें से 5 टीमें एक्टिव मोड पर आ चुकी हैं। इसके साथ ही 4 इंटरसेप्टर्स के तहत भी निगरानी की जाएगी। आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी किस्म की दिक्कत ना हो। और गृह मंत्री के हरिद्वार के दौरे में फेरबदल हुआ है। अब 30 मार्च को हरिद्वार पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पहले 31 मार्च को दौरा उनका प्रस्तावित था, लेकिन अब दौरे में फेरबदल हुआ है। अब 30 मार्च को हरिद्वार पहुंचेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पहले 31 मार्च को उनका दौरा प्रस्तावित था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से अब वो 30 मार्च को हरिद्वार के दौरे पर पहुंचेंगे। बढ़ते आगे, उत्तराखंड सरकार की 1 साल पूरा होने पर प्रदेश की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस लगातार सरकार पर जनता की अनदेखी करने के आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। इनके हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। मैनिफेस्टो इनके दिखाने के दांत थे, और मैनिफेस्टो में जितनी घोषणाएं हुई उसका 1/4 भी 1 साल में अगर धामी जी ने पूरा करा हो तो अपने दिल पर हाथ रखकर कसम खाएं। इन्होंने कहा था कि जैसे केंद्र सरकार किसानों को सम्मान निधि दे रही है, हम भी देंगे, उत्तराखंड सरकार भी देगी। आज तक उसकी शुरुआत नहीं हुई। इन्होंने कहा था कि हम गरीब परिवारों के लोगों को साल का 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। आज तक उसकी शुरुआत नहीं हुई, और उसमें आप फेरबदल करके कहा जा रहा है कि अंत्योदय परिवारों के लिए हमने कहा था, हमने गरीब परिवारों के लिए नहीं कहा था। और लोकायुक्त का वादा तो ये 2017 के मैनिफेस्टो से करते चले आ रहे हैं, आज तक लोकायुक्त नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने चुनाव से पहले नारा किया है, करती है, करेगी सिर्फ भाजपा। और भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आई है तब से लगातार जो भाजपा कहती है वो करती है। उसके कई उदाहरण आपके सामने होंगे। हमने राम मंदिर बनाने की बात की, राम मंदिर बनने की कगार में पूरी तरह तैयार है। हमने धारा 370-35 से हटाने की बात की, हटके जो है ऐतिहासिक काम हमारे माननीय मोदी जी ने किया है। इसी प्रकार से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पूर्व अपना घोषणा पत्र जारी करती है, और उस घोषणा पत्र के अनुरूप एक एक बिंदु के अनुसार आगे बढ़ती है। और हल्द्वानी पहुंचे महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी राजनीतिक सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि वो उत्तराखंड की सेवा के लिए अब खुद इस्तीफा देकर रिवर्स पलायन का संदेश देने के लिए आए हैं। आगे राजनीतिक करियर को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव की राजनीति वो बनाता है जिससे रण में उतरना होता है, मुझे कोई रण नहीं करना है। तो आज लोगों का इतना प्यार है, उत्तराखंड का लोगों का इतना स्नेह प्रेम है, वो मिलने आते हैं, मैं भी उनसे मिल रहा हूँ। और मुझे भी लगता है कि जिनके सहयोग से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने में, इस प्रदेश को उत्तराखंड राज्य बनाने में हम सफल हुए, तो ऐसे सभी हमारे साथी लोग, वो किसी दल के हों, किसी विचारधारा के हों, वो जब मिलने आते हैं तो अच्छा लगता है। देखिए, आपको पहले बता दूं, रणनीति वो बनाता है जिसको रण में जाना है। मैंने कोई रण नहीं करना है, मैंने आप सबसे प्यार करना है। और इन्हीं खबरों के साथ रुकते हैं यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।